देखो देखो कैसे ये क्या समझाया, ये तो करता नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस घटना पर पूरे देश को जागृत करने का काम जी न्यूज ने नक्सल कहीं अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले दिल्ली के अंदर उस वक्त दंगे भड़काए जाएंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। किसी पार्टी के लिए आपका पॉलिटिकल टूल बन जाना कितना आसान है। अगर नहीं बनेंगे तो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टियां किसी को भी अपने फायदे के लिए टूल बना सकती हैं। ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। बस एजेंडे में आप फिट बैठते हो, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग का टैग लगा हो, जिसका आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में इसकी परिभाषा पॉलिटिकल टूल वाली जरूर होगी। जेएनयू का नाम आए और राष्ट्रवादी लोगों का खून न खौले तो वो खून नहीं, वो पानी है। राष्ट्रवादियों ने नून मिर्चा के साथ गर्म तेल में जेएनयू के नाम को बदनाम करने के लिए तब तक तला जब तक मसाला था, लेकिन आज तक नहीं साबित कर पाए कि जिस टूल किट के सहारे जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश हुई क्या वो सच था। अगर सच था तो सबसे बड़े गुनहगार कन्हैया कुमार और उमर खालिद देश में उस गुनाह के लिए खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। जिन्होंने सरकार से सवाल किया उनको राष्ट्रवादी सरकार ने अर्बन नक्सल का टैग देकर बदनाम किया कि कहीं कुछ दल कथित अर्बन नक्सल, कहीं अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग आपके कंधे पर बंदूकें चला करके अपना राजनीतिक उल्लू तो सीधा नहीं कर रहे हैं, आपकी बर्बादी करने के पीछे इनका ये षड्यंत्र नहीं है। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को अपने ही देश के पढ़े लिखे नागरिकों पर अर्बन नक्सल दिखाई देते हैं। सरकार से सवाल करने वालों में टुकड़े टुकड़े गैंग दिखाई देता है। देश की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में शामिल जेएनयू, एएमयू और जामिया जैसे संस्थानों से राष्ट्रवादियों के मुताबिक देश के गद्दार निकलते हैं, लेकिन जेएनयू में पढ़ी निर्मला सीतारमण को अपनी ही कैबिनेट में वित्त मंत्री बनाकर देश को बेचने का रोड मैप बताने में राष्ट्रवाद दिखता है। गोली मारने वालों को साथ लेकर चलने में गौरव का एहसास होता है और सबका साथ सबका विकास के नारे में कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, इससे बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का नाम न भूलने वाले योगी आदित्यनाथ तुष्टीकरण की राजनीति की तौहीन न हो जाए, इसलिए अब्बा जान पर दिल कुर्बान कर बैठे कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और राशन मिल रहा होगा ना, आप लोगों को राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुष्टीकरण किसी का नहीं, विकास सबका, और अगले ही पल अब्बा जान के नाम पर कुर्बान दिल की बात जुबान पर ले आए। तब लोगों को समझ नहीं आया कि किस पर भरोसा करें, यूपी में हो रहे सबका साथ और सबके विकास पर या कोलकाता वाले फ्लाईओवर और अमेरिका के चार मीनार पर। हर कोई कंफ्यूज था, जैसे सरकार कंफ्यूज थी। किसी एनआरसी के विरोध में हुए दंगों में शामिल लोगों के पोस्टरों की नुमाइश लगाने वालों की तस्वीरों को चौराहों से हटाया जाए या कुछ दिन और अब्बा जान और भाईजान वाले टूल किट के सहारे बदनाम किया जाए। जिस तरह 17 में कब्रिस्तान शमशान की बात शुरू हुई थी, अब इस तरह से दोबारा कर रहे हैं। तभी तो चौराहों से पोस्टर हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, क्योंकि तब सरकार को न संविधान समझ आया न ही नियम और कानून समझ आए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को संविधान का पाठ पढ़ाया तो सरकार को मजबूरन चौराहों से लोगों के पोस्टर हटाने को मजबूर होना पड़ा। सोचिए कितना शर्मनाक है कि अपने ही नागरिकों की प्रदर्शनी लगाकर निष्ठा का हनन, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार ने खुलेआम किया और लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। सोचिए, जिन्होंने बांटने को ही विकास समझ लिया हो, वो जनता के मुद्दे, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात क्यों करेंगे? क्योंकि जनता तो अब्बा जान और भाईजान की चरस आत्मसात कर हिंदुत्व का घूंट पीकर बांटने को तैयार है। अगर ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर कफील खान को दोबारा राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में कोई क्यों फंसाता? लेकिन अब्बा जान और भाईजान के नाम से मिलने वाले बंटवारे की चरस का सेवन करने के लिए भाईजान जरूरी हैं।
तभी तो 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए एनआरसी के खिलाफ भाषण को आधार बनाकर राजद्रोह का केस डॉक्टर कफील खान पर किया गया, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को अवैध करार दे दिया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा चलाने से पहले जरूरी अनुमति भी नहीं ली गई। तो क्या डीएम साहब अपने फैसले पर आत्मचिंतन करेंगे? ऐसे अधिकारियों को तो आत्मचिंतन ही नहीं, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जिनको ये ना पता हो कि किस मामले में राजद्रोह चल सकता है और किस मामले में नहीं चल सकता है। ये वो लोग हैं जो संविधान की घुट्टी पीकर देश सेवा करने आते हैं, लेकिन पता नहीं नौकरी में आते ही राजनीतिक पार्टियों के लिए पॉलिटिकल टूल कैसे बन जाते हैं। इसीलिए कहा था कि आपका पॉलिटिकल टूल बन जाना समाज के लिए कितना खतरनाक है, वो चाहे सिस्टम की भागीदारी की बात हो या फिर आपके हिस्सेदारी का सवाल हो। दोनों ही मामलों में सियासत करने वालों और बांटने वालों को फायदा होगा, लेकिन आपके मुद्दों यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, बिजली, पानी और महंगाई के साथ किसानों के मुद्दों पर बात नहीं होगी। क्योंकि डॉक्टर कफील खान पर आरोप था कि 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने धार्मिक भावनाओं को भड़काने और एक समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश की। इसी आधार पर 29 जनवरी 2020 को डॉक्टर कफील खान को यूपी एसटीएफ ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। 10 फरवरी को अलीगढ़ की सीजीएम कोर्ट ने इसी मामले में जमानत के आदेश दिए थे, लेकिन उनकी रिहाई से पहले ही राज्य सरकार ने डॉक्टर कफील खान पर एनएसए लगा दिया। लेकिन चार्जशीट दाखिल करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई। सोचिए, डॉक्टर कफील खान पर आरोप क्या था कि उन्होंने सीएए एनआरसी के विरोध में समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश की। तो सवाल है कि क्या डॉक्टर कफील खान के भाषण से दंगे हुए? लेकिन दिल्ली दहलाने वालों के चेहरे बेनकाब हैं, उन पर कार्रवाई हुई। ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली दंगों की सुनवाई करने वाली कड़कड़दुमा कोर्ट ने कहा कि इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो नए वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल करके सही जांच करने में जांच एजेंसी की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देगी। कोर्ट की इस टिप्पणी को सुनकर उन लोगों को शर्म आई क्या, जिन्होंने दिल्ली को दंगों में झुलसने दिया। दंगों के आरोप में गिरफ्तार पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जिनके नामों को प्रचारित कर देश को गोदी मीडिया ने बताया कि यही वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को सुलगाया। देखो देखो कैसे ये क्या समझाया, ये तो कट्टा लेके गया ऊपर। हाँ तो वही पत्थर लेके गया ना वो, अब ला के ऊपर जमा कर रहे हैं। हाँ, ये तो और भड़का रहा है। ये रात में बरसाने के लिए पत्थर, ये रात में बरसाने के लिए पत्थर इकट्ठा करवा रहा है कि रात में बरसाना। ये रात में भी करवाएगा कुछ ना कुछ। हाँ करवाएगा ये। खालिद ने मुझसे कहा था सीएए में बड़ा दंगा करेंगे जिससे सरकार हिल जाएगी। मैं अपने इलाके में लड़के तैयार रखूं। 8 जनवरी को खालिद सैफी ने मुझे शाहीन बाग में उमर खालिद से मिलवाया। उमर ने कहा कुछ बड़ा धमाका नहीं करेंगे तब तक केंद्र सरकार नहीं हिलेगी। 370 और राम मंदिर पर हम चुप रहे, पर सीएए वापस करा कर रहेंगे। तब तक सरकार घुटनों पर नहीं आएगी जब तक बड़ा धमाका नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे देश में कितनी आग लगानी पड़े, विदेशों में सरकार की बदनामी हो, इसके लिए कितने घरों में आग लगानी पड़े, कितने हिंदुओं को मारना हो, मारेंगे। मीटिंग के दौरान यह भी तय हो गया था कि दिल्ली के अंदर उस वक्त दंगे भड़काए जाएंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर होंगे, और दिल्ली में जब दंगे भड़केंगे तो पूरे विश्व के अंदर भारत की इमेज खराब। इसी दौरान कड़कड़दुमा कोर्ट ने कहा कि पुलिस का प्रभावी जांच का इरादा नहीं। जांच एजेंसी ने केवल अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की और कुछ नहीं। ये नाकामी किसकी है? क्या उन लोगों की जिन्होंने जांच की, या उस सरकार की जिसने जांच कराई और जनता के पैसों को बर्बाद कर सबूत तक नहीं जुटा पाई? क्या ऐसे लोगों को अपनी पोस्ट पर रहने का अधिकार होना चाहिए जिनकी कोई जवाबदेही ना हो? वहीं दिल्ली हिंसा मामले में राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद की याचिका पर जब सुनवाई हुई तो पता चला कि दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें किसी क्राइम की बात ही नहीं है।
लेकिन दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिप को आधार बनाया और राजद्रोह के आरोप में उमर खालिद को गुनहगार बनाकर जेल में सड़ने के लिए बंद कर दिया। लेकिन जब कोर्ट में सबूतों की बात आई तो दिल्ली पुलिस ने उसी वीडियो को पेश किया जिसको समाचार चैनलों ने टूल किट बनाकर उमर खालिद को राजद्रोह ही साबित करने का मिशन चलाया। अब आपको दोनों बयान सुनाता हूं जो चैनलों ने टूल किट बनाकर चलाया और जो उमर खालिद के यूट्यूब चैनल में पड़ा है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। ये बोला जाता था कि गुजरात का विकास जापान और चीन जैसा विकास हो गया है। आज उस गुजरात की सच्चाई ऐसी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतनी शर्म आती है अपने गुजरात के विकास के बारे में कि वो झुग्गी झोपड़ियों को छुपा रहे हैं। कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये ना पता चल जाए कि हिंदुस्तान में सब चंगा सी नहीं है, हिंदुस्तान में मोदी नंगा सी है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस एक बात बोलूंगा, ये लड़ाई लंबी है, 50 दिन से हम लड़े हैं। कभी मायूस मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि हमने 50 दिन में कुछ नहीं पाया है, ये मत सोचिएगा कि सरकार अभी एनआरसी एनपीआर को वापस नहीं कर पाई है। इन 50 दिनों में अगर हमने कुछ पाया है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने जज्बा पाया है। इन तस्वीरों को देखने के बाद कोर्ट ने जब समाचार चैनलों से अनकट यानी कि जो वीडियो एडिट न किया गया हो उस फुटेज को मांगा तो पता चला कि चैनलों ने टूल किट बनाकर बदनाम करने वालों के सरगना यानी कि बीजेपी आईटी सेल के अगुआ अमित मालवीय के ट्वीट के वीडियो को आधार बनाया और उमर खालिद को राष्ट्र विरोधी साबित कर सरकार के अनुकूल माहौल बनाया। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा था। मोदी सरकार बनने के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग से बदनाम जेएनयू के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईसा रसूल, बशीर भट्ट और बशारत अली पर देशद्रोह का केस कर दिया गया। मीडिया ट्रायल चला कि जेएनयू में भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई। दिल्ली के जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की घटना तो आपको जरूर याद होगी। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे और इस देशद्रोही नारेबाजी के विरोध में पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। ये पूरी घटना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस घटना पर पूरे देश को जागृत करने का काम जी न्यूज ने ही किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार कर ली है और बहुत जल्द उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में 10 में से 7 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन उमर खालिद को दिल्ली दंगों के आरोप में फिर से राजद्रोह के केस में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी को बदनाम कर पॉलिटिकल माइलेज लिया गया वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में वो सभी संस्थान शामिल हैं जो 2014 के बाद से सियासत के लिए पॉलिटिकल टूल बन गए। लेकिन इन संस्थानों ने फर्जी राष्ट्रवाद के शोरगुल में अपने नाम और पहचान को मिटने नहीं दिया। बार बार जवाब दिया कि हम जिंदा हैं, बदनाम चाहे जितना कर लो, इन संस्थानों की दीवारों के भीतर की उस आवाज को कभी नहीं दबा पाओगे जो पिछले 70 साल में सपनों और अपनों के साथ अपने विचारों की आजाद नींव रखी। तभी इन संस्थानों के अंदर गूंजने वाली आवाज के बोल लब आजाद है तेरे बार बार सुनाई देते हैं। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे असनाम रहेगा।
उठेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाज़िर भी, उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। वैसे इस गाने को लेकर भी विवाद हो चुका है, केस दर्ज हो चुका है, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये बगावत का शोरगुल है, जिसको दबाने के लिए राजद्रोह के आरोप में देश भर में 559 गिरफ्तारियां हुई और 10 सिर्फ दोषी पाए गए। ऐसे में सवाल है कि क्या महज पॉलिटिकल टूल के लिए राजद्रोह का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी 2014 से आईपीसी 124A के तहत दर्ज हुए केस, गिरफ्तारियों और दोषी पाए गए लोगों का डेटा रख रही है। इसके मुताबिक 2014 से 2019 तक 326 केस दर्ज हुए, जिसमें से 559 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 10 लोगों को दोषी पाया गया। इन आंकड़ों से बहुत कुछ साफ है कि दोषियों से कहीं ज्यादा निर्दोष लोगों के आंकड़े हैं, लेकिन राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ दलील दी जाती है कि अगर निर्दोष होंगे तो अदालत से छूट जाएंगे। ऐसे लोगों को सबसे पहले राजद्रोह का मुकदमा कराना चाहिए, फिर साबित करके कोर्ट में बेगुनाही का सर्टिफिकेट लेकर घूमना चाहिए। इससे कम से कम बायोडेटा भी दुरुस्त हो जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि राजद्रोह के आरोप में पिछले 5 साल में 18 से 45 साल के लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस बात की जानकारी राज्यसभा में सरकार ने 17 मार्च को आप सांसद संजय सिंह के सवाल पर दिया। इस जवाब में सरकार ने बताया कि 445 लोग ऐसे हैं जो 45 साल से कम के हैं, जबकि 2016 में 2 और 2017 में 3 लोग ऐसे भी हैं जो 18 साल से कम हैं, उन पर भी राजद्रोह का केस हुआ। इस कानून के बल पर लोगों की आवाज दबाने के मामले में बीजेपी शासित राज्यों का बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा कर्नाटक में 22, असम में 17 और जम्मू कश्मीर में 11 मामले दर्ज हुए और तीनों राज्य बीजेपी शासित हैं। बाकी ये लिस्ट है जिसको देख सकते हैं। इस लिस्ट में एक और नाम दर्ज हो गया है, यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का। इन पर राजद्रोह का केस इसलिए किया गया क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर बयान दिया, साथ में सफाई भी दी, कहा कि ये उनका पर्सनल मामला है, लेकिन अब्बा जान और भाईजान के नाम पर बटे समाज को खुश करने के लिए योगी सरकार ने राजद्रोह लगा दिया। जिस तालिबान को आतंकवादी संगठन कहकर टीवी चैनलों ने प्रचारित किया, उसी संगठन के कब्जे वाले अफगानिस्तान की नई सरकार से मोदी सरकार बात कर रही है। Meanwhile, India held talks with the Taliban in Qatar's capital, Doha. This is the first official meeting between the two sides. In a statement, the Indian Ministry of External Affairs said that the meeting was held at the Taliban's request. The statement also said that New Delhi raised concerns that Afghanistan's soil should not be used for anti-India activities and terrorism in any manner. It added that the Taliban assured India that its issues will be positively addressed. Things that the two discussed was the safety, security and early return of Indian nationals stranded in Afghanistan, finish its infrastructural projects in Afghanistan. Remember, India invested billions in projects across Afghanistan in the last 20 years. The country built major dams. तो सोचना आपको है कि सत्ता के लिए पॉलिटिकल टूल बनना है या फिर अपने मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करना है, ये आपको तय करना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, तो अगर इस को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। नमस्कार।